नेशनल सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, आज बिहार पुलिस मुख्यालय में एडीजे हसनैन खान, जो कि आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि गैर वित्तीय बैंकिंग संस्थान जितने भी हैं, जिन्होंने फ्रॉड किया है, जो गरीब तबके के जो लोग हैं, खासकर गाँव को वो टारगेट करते हैं और वहाँ तमाम जो लुभावने वादे हैं उनको करते हैं। वैसे लगभग 30 से 35 कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। साथ ही साथ वैसी कंपनियों पर जो है आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई काम कर रही है। बहुत के बैंक खातों को सीज़ किया गया है। उनसे अब वो जो पैसे हैं उगाही करके जो जो कस्टमर जो थे, जिन लोगों से जो ठगी हुई थी, उन लोगों को दिया जाएगा। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं एडीजे हसनैन खान। आज जो विषय हम लोग आपसे चाहेंगे डिस्कस करना, वो जो ग्रामीण क्षेत्रों में ख़ास तौर से ठगी हो रही है। आप लोग जानते हैं कि बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं, बहुत सी ऐसी माइक्रो फाइनेंस एजेंसीज़ हैं जो पुराने इलाके जो हुआ करते थे, जहां पर अभी भी टेक्नोलॉजी की रीच नहीं है, वहाँ पर वो लोग लोगों की बचत खाते के नाम पर प्रलोभन देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो जमा करें कुछ राशि और उसके बदले में उनको कई गुना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो इस तरह के मामले बहुत दृष्टांत में आते रहते हैं और इन कंपनियों के द्वारा कुछ का तो कार्य अच्छा है जो लीगली अपना कर रही हैं, जो आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत काम हो रहे हैं, मगर इसी में बहुत सी ऐसी फ्रॉडुलेंट कंपनीज हैं, यूनिट्स हैं, जिन्होंने लोगों को प्रलोभन देकर उनसे भारी रकम इकट्ठा की है और लेकर वो लोग गायब हो गए, जिससे बहुत से गरीब लोग जो बहुत ही कम आय के लोग थे और उन्होंने अपनी जमा पूंजी में छोटे छोटे अमाउंट से सेविंग किया, उनका नुकसान हुआ है। और आप सभी को ताज्जुब होगा कि वो राशि बहुत बड़ी है, क्योंकि इन लोगों ने ऐसे इलाकों में अपना नेटवर्क फैलाया है, ऐसा जाल फैलाया है जो बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ पर अभी भी रीच कम है, लोगों में शिक्षा का अभाव है, जानकारी नहीं है। और कुछ इन्होंने स्थानीय टाउट्स इकट्ठा करे हैं, उन लोगों को अपना पार्टनर्स बनाया है जो घर घर जाकर लोगों को कन्विंस करते हैं और शुरू में कुछ पैसे देकर उनको अट्रैक्ट करते हैं और फिर उन्हीं के ज़रिए और बड़ा क्लाइंटेल ये लोग प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार की बहुत से इलाकों से शिकायतें जब हमारे पास आती हैं, तो ये हमारा कार्यक्षेत्र है, इन पर भी ध्यान देना और इसमें विधि सम्मत कार्रवाई करना। तो अभी तक मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने इसमें कार्रवाई की है, वर्ष 2011 से लेकर 2023 के बीच की जो अवधि है, इसमें लगभग हमारे यहाँ 288 केसेस रजिस्टर हुए हैं बिहार में, जिसमें 173 कांडों में अनुसंधान चल रहा है और 106 कांडों में हम लोगों ने ऑलरेडी अनुसंधान पूर्ण कर लिया है और इसमें जो लीगल एक्शन होता है वो कार्रवाई की जा रही है। 106 में ज़्यादातर में आरोप पत्र समर्पित भी किया जा चुका है और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है। 9 केसेस में फाइनल फॉर्म सबमिट हुआ है, जिनमें डिटेल्स वेरीफाई नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ पर एक कठिनाई ऐसे अनुसंधान में हम लोग जो देखते हैं कि जो कंपनी के मालिक हैं या उसके जो लोग हैं, ज़्यादातर राज्य के बाहर का पता देते हैं, अपना नाम कभी कभी पूरा नहीं होता है या उनका एड्रेस पूरा नहीं है। नतीजा ये है कि अगर कोई कलकत्ता का पता है तो वहाँ पर उस नाम की सड़क नहीं है, स्ट्रीट नहीं है, लोकेलिटी आपको मिलने में कठिनाई होती है। तो उनका वेरिफिकेशन भी मुश्किल, एक बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी तक की स्थिति यही है। और इसमें सबसे जो हमारा अफेक्टेड एरिया है, अगर आप देखिएगा कि जहाँ पर मैक्सिमम इस तरह के दृष्टांत आए हैं, वो पटना प्रमंडल है, उसके बाद तिरहुत है, पूर्णिया है, दरभंगा है। यहाँ से मैक्सिमम शिकायतें आई हैं और ख़ास तौर से अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने बेतिया, मोतिहारी, दरभंगा, पटना के कुछ इलाकों में इसकी काफ़ी ज़्यादा शिकायतें पाई गई हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी तक जो इसमें हमारे यहाँ, वैसे डिटेल्स आपको प्रेस नोट में मैं भेज भी दूंगा, मिल जाएंगे आपको कि कितने केसेस में गिरफ्तारी हुई है, कितने में चार्जशीट हुआ है, कितने में लोगों को पकड़ा गया है, कहाँ कहाँ अनुसंधान चल रहा है। मगर इसमें अब इस पर और ध्यान देने के लिए पुलिस में ऑफिसर्स की ट्रेनिंग पर हम लोगों ने बल दिया है
और मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पटना में जो है वो भी हमारे पार्टनर्स हैं और उनके साथ कोलैबोरेशन है हमारा आर्थिक अपराध इकाई का, और उनके साथ हम लोग अवेयरनेस ट्रेनिंग ये सारे काम कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग का कार्य भी हम लोगों ने करवाया है बिहार पुलिस एकेडमी में भी और कई ज़िलों में भी, जो आर्थिक अपराध इकाई और आरबीआई के सहयोग से अभी तक दी गई है। इसमें बेतिया, पटना, दरभंगा, बोधगया में खास तौर से इन इलाकों में ट्रेनिंग दी गई है, और बिहार पुलिस एकेडमी जो राजगीर में है वहाँ पर भी इस पे हम लोगों ने कोर्सेज चलाए हैं, लोगों को बताया है कि इनके अनुसंधान में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अब इसमें जो मुख्य इस तरह के इकाइयाँ हैं जिन्होंने ज़्यादा इसमें उत्पाद मचाया है मैं कहूँगा, तो उसमें सबसे पहला है स्वर्ण इंडिया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ये मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बगहा, बेतिया, मोतिहारी इन सब में 10 कांड इनके विरुद्ध दर्ज किए गए हैं। और इसमें ये कांड क्योंकि पहले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने किए थे, वहाँ अनुसंधान की गति धीमी थी, तो ये सारे कांडों को आर्थिक अपराध इकाई ने ले लिया है अपने अधीन, और इसका इन्वेस्टिगेशन अब ईओयू के द्वारा किया जा रहा है। इसमें दरभंगा में केसेस हुए हैं जिसमें 8 प्राथमिकी अभियुक्त हैं, मीनापुर मुजफ्फरपुर में 5 अभियुक्त हैं, काजी मोहम्मदपुर मुजफ्फरपुर में 11 अभियुक्त हैं। इसी तरह आप देखिएगा तो सबसे अधिक जो पाए गए हैं अक्यूज की संख्या वो बेतिया में है, जो नगर थाना का केस है 518/20, उसमें 22 अभियुक्त हैं, जिसमें 2 के विरुद्ध अभी तक आरोप पत्र समर्पित हो गया, 2 को रिमांड किया गया है। बेतिया में दूसरा केस भी नगर थाने का है जिसमें 20 अभियुक्त हैं, और इसी प्रकार तीसरा केस भी है 644/19 जिसमें 15 अभियुक्त हैं। तो बेतिया, मोतिहारी, दरभंगा, पटना के कुछ हिस्से ये सबसे वर्स्ट अफेक्टेड है। अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एक बहुत नामी अपने टाइम में इसने काम ये शुरू किया था, और इनके ऊपर 20 से अधिक कांड दर्ज हैं विभिन्न ज़िलों में। इसका जो मेन अभियुक्त है आलोक कुमार, जो निदेशक था, इसको अभी हाल में ही गिरफ्तार किया गया पटना पुलिस के द्वारा वाराणसी से, और इसका रिमांड किया गया। ईडी ने भी इन पर अब तक करीब इनके 119 बैंक अकाउंट्स को सील किया है, फ्रीज कर दिया है। और इसमें जो अनुसंधान होता है वो बीपीआईडी एक्ट 2002 के तहत होता है, जिसमें हर ज़िले में डीएम जो होते हैं वो नोडल इसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं, और इसमें धारा इसी तरह इंडस वेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 7, ये औरंगाबाद, छपरा, मुजफ्फरपुर, पटना में केसेस हैं। पीएसीएल इंडिया लिमिटेड ने भी करीब इसी तरह पूर्णिया, छपरा, सीवान में केसेस हैं। कुल 5.85 करोड़ निवेशकों से 49,100 रुपये अभी करोड़ का जमा करा के इनसे वापस भी लिया गया है। प्रतिज्ञा हाउसिंग फाइनेंस और कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ये एक और इसी तरह की कंपनी है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में इन लोगों ने लोगों को इसमें ठगा है, और लगभग करोड़ों रुपए की, जो अभी तक अनुमान है करोड़ों रुपए की राशि इन लोगों ने यही छोटे छोटे डिपॉजिटर से इलीगली कलेक्ट करके लिया है। और इसकी भरपाई के लिए हम लोग पूरी तरह गंभीर हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। इसकी समीक्षाएं डेली बेसिस पे होती हैं। अभी हमने ही पिछले 4 महीना पहले सभी एसपीज़ के साथ इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा की थी। उसके अलावा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हमारे यहाँ से ऑफिस से भी हुआ है, मुख्य सचिव महोदय के द्वारा भी इसमें बैठक की गई है, उन्होंने भी समीक्षा की है। वित्त विभाग और संस्थागत वित्त विभाग के ज़रिए से भी ये कार्य हो रहा है। तो सरकार और पुलिस मुख्यालय इसमें पूरी तरह से तत्पर है, और हमारा अधिक से अधिक प्रयास है कि ऐसे लोगों के जिनके डिपॉजिट्स इस तरह से गायब हुए हैं, डिफॉल्ट हुए हैं, उनका वापस कराया जाए, उनकी मदद की जाए। और साथ ही साथ इन सब इलाकों में अवेयरनेस का भी काम हम लोग करवा रहे हैं। आरबीआई का भी इसमें अच्छा भूमिका है, सरकार की तरफ से भी इसमें काफ़ी कार्रवाई हो रही है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि भाई वो इस तरह के किसी भी छलावे में नहीं आए, किसी तरह के प्रलोभन में नहीं आए। और जो ये कंपनीज अपने बारे में एडवर्टाइज़ कर रही हैं कि वो इतने कम अवधि में इतना आपको रिटर्न देंगी, उसका सत्यापन ज़रूर थाने की सूचना दे दी जाए कि पुलिस स्टेशन के ज़रिए लोकल इसका वेरिफिकेशन हो, और अगर ठीक है, जेन्युइन है और आरबीआई गाइडलाइंस के तहत है तो ठीक है, उसमें वो काम करें। बट जो गाइडलाइंस के विरुद्ध हैं वो उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो कुल मिला के यही है। बाकी इसमें जो चीज़ें हैं वो आपको हम लोग सर्कुलेट कर देंगे।
और अगर कोई आपको जानकारी और लेनी कोई है। ऐसा प्रावधान है क्या कि अगर इस तरह की संस्थाएं अगर खुलती हो तो उनको संबंधित थाने में सूचना देनी है? नहीं, अभी तक तो प्रावधान नहीं है, मगर हम लोगों ने किसको ऐसे जब भी आपको कोई भी कंपनी खुलेगी जो इंटरेस्ट जो जमा लेती है, डिपॉजिट्स लेती है, उसको अनिवार्य रूप से प्रत्येक ज़िला में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो नोडल ऑफिसर है। तो बीपीआईडी एक्ट, बिहार जमाकर्ताओं का हितों का संरक्षण अधिनियम, इसमें एडीएम रैंक के ऑफिसर को एडीएम बैंकिंग उनको बोला जाता है, उनको नोडल ऑफिसर बनाया गया है। तो जब भी किसी कंपनी को जो कि डिपॉजिट स्वीकार करती है उसको किसी भी ज़िला में अपना कार्य शुरू करना है तो सबसे पहले आरबीआई का उसका रजिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का गाइडलाइन और उसको सारे जो पंजीकरण के कागज़ हैं वो एडीएम बैंकिंग को देने होते हैं। एडीएम को देना है। एडीएम बैंकिंग मगर ये है कि इसमें पुलिस स्टेशन की भूमिका पर हम लोगों ने बल दिया है। हम लोगों ने जो भी अभी तक समीक्षाएं की हैं उसमें वित्त विभाग से भी ये अनुरोध किया है कि वो इसको मैंडेटरी प्रोविजन में करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि रूटीन वे में सूचनाएं जाती हैं ज़िला स्तर से थानों को और वो बहुत लेट हो जाता है और अक्सर वो पहुंचती भी नहीं है और थाना को ज़्यादातर मामलों में जानकारी भी नहीं रहती कि उनके क्षेत्र में इस प्रकार की कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं। तो हम लोग अवेयरनेस में भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज एक सेटअप भी बन जाइए जिसमें ये मैंडेटरी हो उनके लिए थाना में अपने को रजिस्टर कराना। सर एक सवाल उसी से रिलेटेड है जो आपने कहा कि लोकल थानों को ज़्यादातर मामलों में जानकारी नहीं रहता, जो मतलब जी ने कहा कि एडीएम बैंकिंग को ये जिम्मेवारी है, तो उनसे भी क्या इस तरह से पूछताछ हुई कि वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, उनके लेवल पे कितना पारदर्शी के साथ काम हो रहा है या उनकी भी मिली भगत है, इस तरह से फ्रॉड जो हो रहे हैं नहीं? अभी तक जितने भी केसेस हुए हैं, क्योंकि एडीएम बैंकिंग को अनिवार्य रूप से जानकारी हो, तो इसमें जो कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं वो एडीएम बैंकिंग के माध्यम से ही सभी एसपीज को और सभी थानों को उसकी सूचना जाती भी है कि इनके ऑफिस यहाँ पर हैं। और जिन कंपनीज ने नहीं दिया है जानकारी उनको 1 लाख रुपए तक जुर्माना का प्रावधान है, जिसमें एडीएम जो बैंकिंग है वो सक्षम प्राधिकार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको करने के लिए। तो अधिकांश ये जो केसेस हुए हैं बीपीआईडी एक्ट में, जैसे आपको बताया गया है कि उस पर अनुसंधान, जो क्रिमिनल अनुसंधान वो पुलिस करती है और समानांतर रूप से बीपीआईडी एक्ट का प्रपोजल, क्योंकि उसमें वायलेशन हुआ है प्रावधानों का, उन्होंने सूचना नहीं दी अपनी ऑपरेशन की या फिर उनका पंजीकरण नहीं था, तो बीपीआईडी एक्ट में एक प्रपोजल प्रस्ताव समानांतर रूप से एडीएम बैंकिंग को जाता है, वो अपना अलग से केस करते हैं और आगे की जो कार्रवाई उनके फाइल की कार्रवाई होती है वो उनके द्वारा की जाती है। इसमें जितने भी केसेस हुए सभी में प्रस्ताव एडीएम बैंकिंग को गया। ये तो गंभीर मामला है ना कि करोड़ों रुपए वो लोगों को ठग लें और 1 लाख रुपया जुर्माना दे करके वो इससे 1 लाख मिनिमम है सिर्फ सूचना नहीं देने का, बाकी जो उनकी जो संपत्ति है, जो उन्होंने डिपॉजिट से जो भी संपत्ति बनाई है उसकी कुर्की का काम और उसको जमाकर्ताओं को वापस करने का काम, उसके लिए एडीएम की यहाँ पे न्यायालय में कार्रवाई होती है। क्या कोई ऐसा आंकड़ा है कि बिहार में अब तक कुल कितने की ठगी हुई है? देखिए हमारे पास केसेस हैं, केसेस रजिस्टर हैं जो मैंने आपको बताए, मगर इसमें कुल अभी तक पता इसलिए करना थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि जब तक इसमें लोग अरेस्ट ना हों, उनके खाते ना सारे हम लोग फ्रीज करवाएं और तब जाके इसका पूरा हमको एग्जैक्ट अमाउंट का एक्सेस। मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो अभी तक के अनुसंधान में चीज़ें आई हैं इसमें ये रकम कई करोड़ों में है। मतलब इसमें होता क्या है कि इतना बड़ा एरिया ग्रामीण क्षेत्र का ये लोग कवर करते हैं और पेटी डिपॉजिट्स में लोग अगर 50 रुपये 10 रुपये भी डालते हैं तो आप इमेजिन कीजिए अगर 10,000 15,000 50,000 लोगों से जमा करा लिया तो एक बार में कितना पैसा हो गया। और ये धड़ल्ले से चल रहा है काम। जो मामला इसमें आपने उठाया है वो बिल्कुल सही है। हम लोगों ने भी इस पर कई बैठकों में ये कहा है कि इसमें कुछ पावर्स थोड़ा सा दिया जाए, और क्योंकि देखिए सिस्टम में का ही बेनिफिट कुछ लोग उठाते हैं इस तरह की चीज़ों को करने। ये ऐसे तबके का पैसा है जिसकी आवाज़ बहुत वैसी नहीं है कि वो तुरंत पटल पे आती है, मगर अगर इसका मैग्नीट्यूड आप देखें तो बहुत अधिक है। तो अब इस पर सरकार बहुत गंभीर है। अब आप इमेजिन कीजिए कि मुख्य सचिव के स्तर से 2-3 बैठक हो चुकी है, हम लोगों के स्तर से हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को भी अब कहा गया है कि वो डीएम्स के साथ और एसपीज के साथ मिलकर बैठक करें। हमारे हर ज़िले में जो डीएसपी हेडक्वार्टर हैं वो पुलिस के नोडल अफसर बनाए गए हैं उस ज़िले के सारी केसेस को देखने के लिए। 4 और 5 में प्रस्ताव समर्पित हो जाए ये सारा देखने के लिए। तो इस पर अब
गंभीरता बहुत आई है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसे लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी होगी। और जो अवेयरनेस वाला काम हम लोग कर रहे हैं और जिस प्रकार से आप लोगों के भी माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा इस पर ध्यान दें, कुछ आपके स्तर से भी अगर ये मैसेज जाएगी तो ज़रूर सुदूर इलाकों में लोगों को पता चलेगा कि आंख बंद करके इनके विश्वास में नहीं आना है, उसका पहले सत्यापन कर लें। अगर वो ठीक है तो अलग बात है, नहीं तो ज़रूर इसकी सूचना एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस को ज़रूर दें। एक तरीका है सत्यापन का, मान लिया कि कई संस्थाएं चल रही है ग्रामीण इलाकों में, कौन सी जमा कर रहे हैं और कैसे सत्यापन? नहीं बिल्कुल ही, देखिए जैसा अभी मानवजीत ने आपको बताया ना, इसका एक पूरा SOP है जिसके तहत सत्यापन किया जाता है। अगर कोई भी जैसे एक तो उसमें निर्धारित है कि भाई ये पर्टिकुलर रेट्स होते हैं जिस पे डिपॉजिट लिया जाता है। अब आप मुझसे कहिए कि साहब आप 100 रुपये दीजिए, हम आपको 200 रुपये वापस करेंगे एक हफ्ते में, तो ये किस फाइनेंशियल रूल्स के अंदर ये परमिसिबल है? ये तो गैम्बलिंग हो गई या आप सट्टेबाजी कर रहे हैं। तो जहाँ पर इस प्रकार का प्रलोभन है जो नेचुरली आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा कुछ अजीब टाइप की बात है, ये विश्वसनीय नहीं है, तो वो सारी चीज़ें वेरीफाई हो सकती हैं अगर समय पर सूचना आ जाए, या जो पदाधिकारी जिसका ये उत्तरदायित्व है उसका सत्यापन करना, उसकी संज्ञान में ये बात है। मैंने बताया ना, इसमें प्रावधान है पैसा लौटाने का, PPID एक्ट जो 2002 का है, इसमें होगा। ये इन्वेस्टिगेशन के जरिए भी होता है और अलग से भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसकी पावर्स दी गई हैं इस एक्ट के अधीन कि वो इसका पैसा लौटाने की कार्रवाई करेंगे। मेन है, मैंने आपको बता दिया, मगर मुझे लग रहा है कि इसमें हमारे हिसाब से करीब दर्जनों कंपनीज ऐसी हैं जिनके बारे में FIRs हुई हैं, जिनके आए हैं हमारे पास डिटेल्स, और ये सारी कंपनियां शॉर्ट टर्म बिजनेस करके गायब हो गई हैं, इनका कोई अता पता नहीं है। ये जनरली बहुत ही टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है। तो इसमें अभी तक जो आंकड़े हमारे पास है, आप समझिए कि लगभग 35-40 तो हमारी लिस्टेड है ही हैं। उसके अलावा भी RBI भी शेयर करता है, उनकी भी जो संज्ञान में आता है वो हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, उन पर भी नज़र रखी जाती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और ये बहुत अधिक कहीं कहीं शिकायतें आई हैं। ये जहाँ पर भी इसके संज्ञान आ रहा है उसमें हम लोग ज़रूर इसका संज्ञान लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। केसेस भी हुए हैं, प्रोवाइडेड इसमें एक ही शर्त होनी चाहिए कि वो हमारे पास प्रॉपर तरीके से सूचना आ जाए और लोग आगे बढ़ के ये बताएं कि हाँ हमारे साथ इस प्रकार का दोहन हो रहा है। तो ये तो कानून का बिल्कुल उल्लंघन है और कानून के तहत इसमें कार्रवाई होगी, बिल्कुल होती है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि ADJ नैयर हसनैन खान ने साफ तौर पर कहा है कि गैर वित्तीय बैंक जितने भी हैं, जितने भी बैंकों ने जो है जनता के साथ धोखाधड़ी की है, खासकर उनका जो टारगेट होता है, सॉफ्ट टारगेट होता है, वो ग्रामीण क्षेत्र होता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो भोली भाली जनता है उनको तरह तरह के जो लुभावनी स्कीम देकर उनको ठगते हैं, उस पर अब शिकंजा कसा जा रहा है और बहुत से 30 से 35 जो कंपनियां हैं उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। साथ ही साथ उनके जो भी अकाउंट है उनको सीज कर दिया गया है। और जिस तरह से ये कवायद चल रही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि और भी जितने भी वित्तीय लेन देन के लिए ऐसी जो संस्थान है जो RBI के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती है, जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होगी। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन।